बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, हालात व वाक़यात से आगाह करते हैं आपको। पॉलिटिकल स्टोरीज की तरफ जाने से पहले एक और दो तीन खबरें आप ले लें, और वो काफ़ी अच्छी खबरें हैं। उसके बाद फिर आगे पॉलिटिकल स्टोरी की तरफ जाएंगे और आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में मामला बिल्कुल बदस्तूर दिगरगू हैं, और ख़ास तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इसके बारे में किसी किस्म की कोई 1% भी बेहतरी की उम्मीद नहीं है, 1% भी। और उसकी वजह यह है कि यह खबर मैं इसलिए पहले कर रहा हूं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम, जिसमें से 10 करोड़ खत गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, यानी कि गरीब तरीन लोगों में उनका शुमार हो चुका है 10 करोड़ का। और उसके अलावा जो सफेद पोश हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं, खासतौर पर सफेद पोश लोगों का, तनख्वाहदार तबके का, जो कि एक लगी बंदी उनको तनख्वाह मिलती है, खा सरकारी मुलाजिम है, खा वो प्राइवेट मुलाजिम है, और हैं भी वो ईमानदार, दयानतदार। तो उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है, और उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी के आसार नहीं है। इसकी वजह है कि गवर्नमेंट को अगर कुछ काम करना ही है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ की तवज्जो भी मैं इस तरफ करवाऊंगा कि अगर कुछ काम करना ही है फौरी रिलीफ का, तो हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम बहाल कर दें, जो तमाम शहरियों को इमरान खान साहब देके गए थे। और वो कोई इमरान खान साहब की ने अच्छा काम किया है और इसका भला हो रहा था पाकिस्तान के शहरियों को, गरीब आवाम को, हर फैमिली को, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो वो बहाल कर देनी चाहिए। अगर वो नेक नामी उनको मिलेगी और उससे बड़ा रिलीफ मिलेगा, और ये कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं आ गई, और पाकिस्तान ये काम कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है। इतने अल्ले तल्लों में इतना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो ये अगर आवाम पे खर्च कर दिया जाएगा तो इससे फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी और उनकी भी नेक नामी होगी। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन यह है कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। इसके बावजूद कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, वो मनी चेंजर्स के खिलाफ भी हो रहा है, वो टैक्स चोरों के खिलाफ भी हो रहा है, और हर कोई अपने अपने नंबर टांक रहा है। और मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि उसमें हकीकी ऑपरेशन कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो कुछ भी किया जाता है, स्मगलिंग की जाती है और अंडरहैंड मनी एक्सचेंज का काम किया जाता है, ये सारा जो ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारे काम किए जाते हैं, ये पता होता है और उन मुतल्लिका महकमों को पता होता है, और ये स्मगलिंग की जाती है मुतल्लिका महकमों से मिलकर की जाती है, और ये पूरी की पूरी चेन होती है। इसलिए जब भी किया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा क्रैकडाउन का, तो वो उनको नहीं पकड़ेंगे जिनके साथ मामला तय है, वो शरीफ लोगों को पकड़ेंगे, और वो भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और इस वक्त भी पाकिस्तान में यही हो रहा है कि जो एक्चुअल माफियाज हैं वो आराम से सुकून से बैठे हैं। उसकी वजह है कि वो तो मिलकर सब कुछ करते थे, और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर ये काम किया जाता है, अकेले में तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर SHO के बगैर इलाके में कोई वारदात नहीं हो सकती, और DPO में इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में DSP और इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जहन में रखना चाहिए। तो बहरहाल और ये वहां पे होता है जहाँ पे करप्ट पुलिस अफसरान होते हैं, ईमानदार नहीं। और यही काम हमारे स्मगलिंग वाले मामले में है, यही टैक्स चोरी के मामले में है। बहुत से ईमानदार ऑफिसर मौजूद है, मेजोरिटी मौजूद है, लेकिन जो काली भेड़ें हैं वो ये सब कुछ काम करती हैं। इसलिए ईमानदार लोगों को सैल्यूट किया जाता है, और जो करप्ट लोग हैं उनको फिर पकड़ने की बारी नौबत आती है, लेकिन उनको पकड़ नहीं जाता, क्योंकि वो भी ऊपर तक मामला उनके सीधे होते हैं। तो बहरहाल इस वक्त ये खबर है जी कि सरकारी इदारे की स्मगलिंग की रिपोर्ट आ गई है, कि एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रिपोर्ट जमा करवाई गई है कि ईरान का तेल जो है वो कैसे आता था, और उसमें फिर यह कि 722 करेंसी डीलर पकड़े गए जो हुंडी हवाले के कारोबार में मुलव्वस हैं। इसी तरीके से ये जो हुंडी हवाले वाले हैं 205 पंजाब में पकड़े गए, इस्लामाबाद में 183, सिंध में 174 ये हवाला हुंडी का काम कर रहे थे, बलूचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में इतने। ये सारे के सारी डिटेल्स आई है। फिर ईरानी तेल की स्मगलिंग कैसे होती थी, उसमें अफसरान के नाम आ गए हैं, सियासतदानों के नाम आ गए हैं, डीलरों के नाम आ गए हैं, ये सारे का सारा। और ईरान से पाकिस्तान को सालाना जो है 2 अरब 81 करोड़ डॉलर से 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है, और ये फिर एयरपोर्ट्स पे जाता है, पेट्रोल पंप्स पे जाता है, और पेट्रोल पंप से फिर आगे जनाब शहरियों को मिलता है। तो सवाल ये पैदा होता है, इसमें 76 डीलर्स जो है वो तेल स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। डीलर तो आखिरी किनारा है, असल तो मामला जो है वो है कि जो असल चीज है कि ये तो आता है ईरान, पाक ईरान बॉर्डर से स्मगल होकर आता है, पूरा बलूचिस्तान घूम के आता है, पूरे बलूचिस्तान से फिर कराची जाता है। ये इतने रास्ते में जो हैं वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि पाक ईरान बॉर्डर से आना ही वहां पे जाहिर है PSO के तो नहीं है, या शेल के तो नहीं होंगे, या वो जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनके तो नहीं होगी, वहां से ये आता है। और इसलिए
असल पॉइंट पे उन लोगों को पकड़ना चाहिए सबसे पहले जो पाक ईरान बॉर्डर पे और पाक अफगान बॉर्डर पे मौजूद हैं, क्योंकि पाक इंडिया बॉर्डर पे अगर कोई भी स्मगलिंग होगी, कोई भी वारदात होगी, तो वो इंडियन बॉर्डर फोर्स और हमारी बॉर्डर फोर्स इन दोनों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए ये भी इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 995 जो पंप हैं वो ईरानी तेल की फरोख्त कर रहे थे और 90 सरकारी हुकाम मुलव्वस हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि ये सारी लिस्ट आ गई है, लेकिन हकीकत ये है कि वहां पाक ईरान बॉर्डर और पाक अफगान बॉर्डर, ये हैं दो पॉइंट्स जहां से आपको पकड़ना है। इसी तरीके से अगर गिलगित बल्तिस्तान से कोई हो रहा है तो पाक चाइना बॉर्डर है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो ये पेट्रोल पंप तो बहुत बात की बात आती है, वो इतनी जो चेक पोस्ट हैं, नाके हैं, वो सारे के वो सारे कहाँ जाते हैं। तो बहरहाल एक तो ये होगा। दूसरा एक और लतीफा है, और वो लतीफा ये है कि चीनी का पंजाब में शुगर मिल्स के साथ बड़ी खबर दी गई कि मामला तय हो गया जी। क्या मामला तय हुआ कि 150 रुपए किलो फी किलो 150 रुपए किलो की चीनी होगी जी, 150 रुपए की फी किलो चीनी, ये कीमत मुकर्रर हो गई है। अब ये कितनी सितम ज़रीफी की बात है कि 90 रुपए से रेट लेके गए 200 और 220-30 रुपए तक, और फिर वहां से खूब माल कमाया, एक हफ्ता 10 दिन पूरा माल कमा लिया, अरबों रुपया शुगर मिल मालकान की जेबों में चला गया। और ये भी मिली भगत से होता है, ये भी ध्यान में रखिए, ये मिली भगत से होता है और ये हर साल होता है, हर साल में 2 दफा होता है, करना ही करना होता है। तो वो अरबों रुपया बना लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद मुआहदा जो होता है वो होता है 90 रुपए से 150 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई, यानी 60 रुपए किलो फी किलो इजाफा कर दिया गया। एक ही लम्हे में 60 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। ये होती है नौबत कि यहां तक पहुंची हुई है कि ये सारा कुछ भी मिली भगत। और कहा जा रहा है कि चीनी जनाब सस्ती हो गई है। वो भाई चीनी सस्ती कहां से होगी? 90 रुपए से लेके आप 150 रुपए फी किलो तक फिक्स कर रहे हैं और मुआहिदा कर रहे हैं और सरकारी रेट मुकर्रर कर रहे हैं। यकदम यकलख 60 रुपए फी किलो चीनी महंगी कर दी गई है। तो ये भी एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, और इन चीजों को जाहिर ऊपर तक नहीं समझा जाता। अब कौन आर्मी चीफ को जाके ब्रीफ करे और कौन उनको बताए कि जनाब ये तो सबको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको भी मामू बना रहे हैं, हमको भी मामू बना रहे हैं, और ये सारे आपस में मिले हुए हैं। और ये सारे के सारे मिल मालकान जो है 80% तो बाजवा साहब के पास जाते होते थे। तो ये सारी चीजें, उसके बाद ये सारी सिचुएशन को देखते हुए रजा रवानी साहब ने एक कहा है, मुतालबा किया कि जनाब सेनेट का इजलास बुलाए और सेनेट के इजलास में दहशतगर्दी की सूरत हाल, माशी सूरत हाल और महंगाई की सूरत हाल को जेर बहस लाया जाए। और क्योंकि निगरान हुकूमत जो है वो अपना काम नहीं कर रही, और निगरान हुकूमत में सेनेट को पार्लिमानी निगरानी किरदार अदा करना होगा। ये बिल्कुल अच्छी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सेनेट की जो इजलास है ये तो बंद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा फोरम है जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं और वहाँ पे आवाज उठाई जा सकती है। सवाए नून लीग के बाकी कोई भी नहीं चाहेगा कि ये काम ना हो। नून लीग अलबत्ता चाहेगी कि सेनेट का इजलास भी बंद हो, सेनेट भी बंद पड़ा रहे। तो ये सिचुएशन है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में एक तवील दौरानिए का एहतजाज चल रहा था, इलेक्शन हो चुका था, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी, नून लीग भी हार गई, पीपल्स पार्टी भी हार गई। उसके बाद इलेक्शन को रोक लिया गया, नताइज को रोक लिया गया, और नतीजा रोकने के बाद फिर वहां पे एहतजाज हो रहा था, धरना दिया गया, हजारों लोग मौजूद थे। और उसके बाद फिर बिलाखिर कल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन रिजल्ट GBA 13 अस्तौर का हल्का नंबर 1 उसका नताइज ऐलान कर दिए गए, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्शीद खान कामयाब करार पाए, और उन्होंने वोट हासिल किए हैं 6164। और नंबर 2 पे था नून लीग राना फरमान 4899, और फिर 3 पे पीपल्स पार्टी 4125। इस तरीके से दोनों को फारग किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। और यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी मरकजी रहनुमा कोई नहीं गया, कोई अली अमन गुंडापुर या कोई साबिक वफाकी वजीर, साबिक सूबाई वजीर, कोई नहीं गया। वो मुकामी लोगों ने अपना किया, ये कैंपेन चलाई, और मुकामी लोगों ने घर बैठे ये इलेक्शन जीत लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये सिचुएशन है जी इस वक्त। और मामला अभी भी जो चीनी की कीमत है ये तो मुकर्रर तो कर दी गई है, लेकिन अभी भी 177 और 200 के दरमियान में चीनी फरोख्त हो रही है, लेकिन पूछने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत हो रहा है, किसी किस्म का कोई नहीं। अब आते हैं बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी की तरफ, और वो स्टोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है सदर ममलिकत से कि जनाब आप इलेक्शन तारीख का ऐलान करें। और सदर ममलिकत इस वक्त कर रहे हैं मुशावरत कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, और उन्होंने जाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो मुकम्मल इनकार है, और निगरान हुकूमत भी इनकार कर चुकी है, और वो भी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है।
कंफ्यूजन का शिकार हैं, पब्लिक प्रेशर आता है तो अपने आप को गैर जानिबदार भी साबित करना है, निगरान हुकूमत भी साबित करना है। तो इमरान काकड़ साहब जो है वो कह भी देते हैं और एक पॉजिटिव से बात कर जाते हैं, लेकिन जब पीछे से प्रेशर आता है, क्योंकि उनकी भी जासूसी हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा कि मुकम्मल तौर पे जासूसी हो रही है, निगरानों की भी और निगरान काबीना की भी, निगरान वज़ीर आज़म की भी। और ये जासूसी सिर्फ हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही, बल्कि ये जासूसी मुस्लिम लीग नवाज भी कर रही है और उनकी जासूसी ज्यादा सख्त है। और जैसे ही कोई बात होती है वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस में, तो फिलफौर जनाब ठा करके फोन और मैसेज व्हाट्सएप के जरिए आगाह कर दिया जाता है शरीफ फैमिली को कि जनाब ये काम होने लगा, जरा इसको रोक लें। और इसकी कल ताज़ा मिसाल हमने देखी। कल जैसे ही निगरान वज़ीर कानून ने डिस्कस किया सदर मुमलिकत से और इलेक्शन तारीख, और उन्होंने आके काकड़ साहब को बताया, और काकड़ साहब ने के पास जाहिर है कोई ना कोई बैठा था जासूस, उन्होंने फिलफौर उठाया फोन और मैसेज कर दिया तारड़ साहब को, मरीम साहबा को कि जनाब ये कुछ होने जा रहा है, इसको रोके। और फिर फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, बयान आना शुरू हो गए, सख्त तरीन बयान। आज़ाद तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर मरीम औरंगजेब का बयान आ गया, और उन्होंने तो 9 मई की धमकी भी दे दी कि जनाब अगर यह हुआ तो फिर 9 मई का दोबारा 9 मई करवाना चाहते हैं। और इस तरह की गुफ्तगू की कि ऐसा लगा कि पहला भी, ऐसा लगा नहीं बल्कि साबित शुदा है कि पहला जो 9 मई हुआ वो इलेक्शन रुकवाने के लिए किया गया। इसका मतलब है मरीम साहबा ने कहा कि जनाब अगर सदर ने क्या सदर इलेक्शन की तारीख दे के एक और 9 मई करवाना चाहते हैं, तो वो जो होता है जहन में छुपे खुबसे बातें जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो कल ये खुबसे बातें जो है वो बाहर आया। साथ साथ एक और काम चल रहा है इलेक्शन के मामले में जी, बल्कि मरीम औरंगजेब साहबा का मैं आपको एग्जैक्ट सुना देता हूँ। वो कहती है कि ये रियासती मुआशी दहशतगर्द और साजिशी इलेक्शन नहीं, सिर्फ मुल्क में मुआशी, सियासी और आईनी बहरान चाहते हैं। यानी सदर मुमलिकत को क्या कह रही हैं, वो सदर मुमलिकत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, ये रियासती मुआशी दहशतगर्द और साजिशी इलेक्शन नहीं, सिर्फ मुल्क में मुआशी, सियासी और आईनी बहरान चाहते हैं। ये मुल्क में अफरा तफरी, टकराव और गंद डालने की एक और मजमूम कोशिश है। आईनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है। ये कितनी खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि 9 मई इलेक्शन रुकवाने के लिए किया गया था और अब भी एक और 9 मई इलेक्शन रुकवाने के लिए किया जाएगा। तो इलेक्शन कौन रुकवाना चाहता है? मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग नवाज, और उनके साथ हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और उनके साथ जो हैं वो हमारे कुछ लोग हैं जिनके बारे में सरेआम कहा जा रहा है कि फिर इसका मतलब है कि ये तो मेरा ख्याल है कि मिलिट्री लीडरशिप को, एस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए, और ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना चाहिए कि कितना खतरनाक ओपनली वो कह रही है कि इलेक्शन की तारीख दी तो 9 मई एक और हो जाएगा। तो ये है मामला और ये है सूरत हाल, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि इलेक्शन रुकवाने के लिए पंजाब का, जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का 14 मई का, उसको रुकवाने के लिए वफाकी हुकूमत उस वक्त की, उन्होंने जत्थाबंदी की, उन्होंने हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया और दरवाजे के सामने आके धमकियां दी, और उन्होंने अदलिया को दबाया, चीफ जस्टिस को धमकाया। वो ये कह चुके हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह चुका है ये बात सारी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं जी आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी साहब भी जो है वो कह रहे हैं कि साफ शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। यानी निगरान वजीर इत्तलाआत वो भी वही बात कर रहे हैं जो नून लीग कर रही है, और नून लीग वाली बात ही इलेक्शन कमीशन कर रहा है। आपस में इनका गठजोड़ आप देख लें, मिली भगत देख लें। ये है सूरत हाल और यह है मामला। बाकी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह से उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और उनको चाहिए कि इन बातों को पे भी ध्यान करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।